नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 के बारे में, और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अपना अध्ययन। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1815 की वियना की संधि की विशेषताएं। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस में उन इलाकों से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना। इसके बाद दोस्तों आप ड्यूक मेटरनिक का चित्र देख सकते हैं, और उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र अर्थात रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद दोस्तों ज्यूसेपी मैज़िनी है, जिनके चित्र को आप देख सकते हैं, और उनके बारे में जो जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैसिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो दोस्तों ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। दोस्तों पहला सवाल है कि वियना की संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 1815 की वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन के उन सुधारों का निषेध करना था जो उसने 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा लागू किए थे। फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना करना तथा फ्रांस की सीमा पर नए राज्यों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था। अगला सवाल है कि मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 की वियना की संधि में उसने यूरोप विशेषकर फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि मेटरनिक ने ज्यूसेपी मैज़िनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना था। वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्योंकि मैज़िनी ने राजतंत्र का विरोध किया था, इसीलिए मेटरनिक मैज़िनी को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन मानते थे। वह राजतंत्र की बात कर रहा है। दोस्तों इस सवाल को अगर विस्तार से बताऊं तो ये कि मेटरनिक का ये मानना था कि जब भी फ्रांस को सर्दी जुकाम हो जाता छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि जो घटना फ्रांस में घटती थी धीरे धीरे उसका पूरे यूरोप में घटना स्वाभाविक था। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था यूरोप में कि राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया था, राजा को गद्दी से हटाकर उसकी गर्दन काट दी गई थी। मेटरनिक को ये डर था कि अगर इस व्यवस्था को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में यही होगा कि धीरे धीरे राजाओं को गद्दी से हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित कर दिया जाएगा, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए उसने मैसिनी को सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन कहा।
अब दोस्तों चौथा और लास्ट सवाल है कि नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि नेपोलियन के बाद यूरोप में राजतंत्रीय व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, किंतु राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतियों का युग भी आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।